नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारत के इतिहास के उस पार्ट को देखेंगे जिसने हमारे भारत की राजनीति को पूरे तरीके से बदल दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसमें नारा लगाया गया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और इसी से सत्ता बदली और इसी के बाद उदय हुआ जनता पार्टी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनता पार्टी कैसे बनी और कैसे हमारे भारत की सत्ता, हमारे भारत की राजनीति कंप्लीटली चेंज हो गई और 2014 में उसका प्रभाव हमें देखने को मिला, जब पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पिछले 14-15 सालों से ये सरकार केंद्र में बैठी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों आपको एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ वीडियो को हाइप भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो जनता पार्टी को समझने से पहले हमें पहले 1970 के दशक का जो राजनीतिक एटमॉस्फेयर था, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है। 1971 में लोकसभा के चुनाव होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी मैसिव मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आती हैं। इसके बाद स्लोगन आया, गरीबी हटाओ। ये जो स्लोगन था, इस स्लोगन ने इंदिरा गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया इस देश की जनता, खासकर गरीबों के बीच में। हालांकि मिड 1970s में भारत ने कुछ चीज़ों को फेस किया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फूड शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ बात आई अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने अच्छे से कवर किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जामिनेशन में, तो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस भी लगे। अगर इंदिरा गांधी की बात आ रही है तो इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको इंदिरा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे एग्जामिनेशन के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब से रिलेटेड और भी काफ़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, जिनसे आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर इंदिरा गांधी, सरदार पटेल और सबसे इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही करप्शन के एलिगेशन लगे, बिहार और गुजरात जैसे स्टेट्स में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट होना शुरू हुए और पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगी। इसी समय एक वेटरन सोशलिस्ट लीडर थे, जयप्रकाश नारायण, जिनको शॉर्ट फॉर्म जेपी भी बोलते हैं। तो जेपी नारायण ने एक संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, इस मूवमेंट की शुरुआत करी और यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स की बात इन्होंने करी। उसके बाद आ गई इमरजेंसी 1975-77 में। 25 जून 1975 को हमारे भारत में आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। अब इमरजेंसी के कौन कौन से 3 आर्टिकल्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो सबसे पहले राइट आंसर देगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। इमरजेंसी के समय क्या क्या हुआ? सिविल लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया और कई अपोजिशन लीडर्स हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया। प्रेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप लगाई गई, इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया और पॉलिटिकल ओपोजिशन को सप्रेस करने की बात हुई। और ये सारी ही चीज़ें हमारे भारत की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके खिलाफ थी। ये जो पीरियड था, ये कॉमन कोज बना यूनाइटेड पार्टीज़ का, जितने भी अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की थी। तो उस समय जितनी भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन सारों पर काफ़ी अत्याचार हुए, कई ओपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो ये एक कॉमन कोज बना इन सारी की सारी आइडियोलॉजीज़ का यूनाइट होने का, कि भैया हमारे जो विचारधारा है उसको छोड़ते हैं। इस समय सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ना है, इसलिए आइडियोलॉजीज़ को छोड़ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हो गई और इसी से फिर जनता पार्टी बनती है। इमरजेंसी ख़त्म होती है, इलेक्शन अनाउंस होते हैं 1977 में। काफ़ी ओपोजिशन पार्टीज़ जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे और कांग्रेस को डिफीट करेंगे। ये जो मूवमेंट है इसको मॉरल सपोर्ट मिली जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा और यहीं से इन्होंने ओपोजिशन यूनिटी को इनकरेज किया। जेपी नारायण थे जिन्होंने ओपोजिशन यूनिटी को इनकरेज किया था। अब मेजर पार्टीज जो मर्ज हुई और मर्ज होकर जनता पार्टी बनी, उसमें भारतीय लोकदल आता है चरण सिंह जी का, भारतीय जनसंघ आता है जहाँ पे कुछ लीडर्स थे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और LK आडवाणी जी, कांग्रेस ओ आता है, यहाँ पे मोरारजी देसाई थे और बाकी कांग्रेस डिसिडेंट्स थे। पहले भी कुछ कांग्रेस के नेता थे जो कांग्रेस से थोड़े नाराज थे, जिन्होंने अलग होकर कांग्रेस ओ बना दी थी।
फिर कुछ सोशलिस्ट पार्टी फैक्शंस आती हैं, और फिर बाद में आता है जगजीवन राम जी की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जिन्होंने एंटी कांग्रेस अलायंस को ज्वाइन किया। तो ये कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इसके अलावा छोटे मोटे और दल भी होंगे, लेकिन ये कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो मर्ज हुई और मर्ज होके बनती है जनता पार्टी। तो इतनी ज़्यादा जो अलग अलग पार्टियां थी ये यूनाइट क्यों होती हैं? हालांकि इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था, डेमोक्रेसी की जो हत्या इमरजेंसी के समय हुई उसको दोबारा रिस्टोर करना और कांग्रेस गवर्नमेंट को इमरजेंसी के बाद हराना। अब पॉलिटिक्स में इन्हीं चीज़ों को नेगेटिव कोलिशन माना जाता है। भारत में काफ़ी समय तक एक कोलिशन चला, यूपीए। अब ये यूपीए नहीं है, इसका डाउनफॉल हो चुका है। अब ये इंडी ब्लॉक या इंडी अलायंस अपने आप को बोलते हैं। यूपीए कैसे बना और इसका डाउनफॉल कैसे हुआ? 10 साल की जो मनमोहन सिंह जी की सरकार यूपीए की चली, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए थे और कितनी बार सरकार गिरते गिरते बची थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, इसको मैंने अच्छे से कवर किया है, इसको ज़रूर देखिएगा। जाइए मेरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, या फिर इसको यूट्यूब में सर्च करिए यूपीए और आगे मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए, या बाकी वीडियोस भी मैंने जो बताई हैं उसका नाम लिखिए और आगे मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वो वीडियो आ जाएगी। बाकी मेरा चैनल देख लीजिएगा, चैनल के नाम के साथ वो वीडियो आपको आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स होती है, जहाँ पे अपनी आइडियोलॉजीज़ के साथ समझौता किया जाता है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोलिशन। ये जो कोलिशन है ये प्राइमरीली ओपोजिशन के लिए बनी है, कॉमन राइवल को हराने के लिए बनी है, ना कि लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी को शेयर करने के लिए बनी है। फिर आते हैं 1977 के जनरल इलेक्शंस। ये जो इलेक्शंस थे ये इमरजेंसी के ऊपर एक काफ़ी हद तक पब्लिक वर्डिक्ट, जनता का वर्डिक्ट माना जाता है। रिजल्ट क्या हुए? कांग्रेस को हिस्टोरिक डिफीट मिली, मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में। जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा में। फर्स्ट टाइम आज़ादी के बाद से एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आती है, सेंटर में आती है, और एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसे इंडियन डेमोक्रेसी में एक मेजर माइलस्टोन माना जाता है, और ये बताता है कि वोटर्स जो हैं वो पीसफुली रिप्लेस कर देते हैं इवन जो सबसे मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट होती है उसे भी इलेक्शंस के माध्यम से। तो सर्वोसरा जो इस देश के हैं वो कौन हैं? वो इस देश की जनता है। जनता लड़ती नहीं है, जनता कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप वोट देके जो मनमानी करते हैं, अपनी मर्जियां करते हैं, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। और उसके बाद भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई। सीधा सवाल आपसे एग्जामिनेशन में बन सकता है, भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी थे। इंटरनल डिस्कशंस के बाद मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नई सरकार ने प्रॉमिस किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रिस्टोर करेंगे, इमरजेंसी एरा की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें हम हटाएंगे, सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को स्ट्रेंथन करेंगे। तो जनता गवर्नमेंट जो बनी उसकी अचीवमेंट्स क्या थी? कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप उन्होंने लिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने रिलीज़ किया जो ऑब्वियसली इमरजेंसी के समय जिनको जेल में डाला गया था। जो प्रेस सेंसरशिप थी, प्रेस के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको ख़त्म किया गया। डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को रिस्टोर किया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन्होंने पास करी जिसने और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया फ्यूचर के लिए इमरजेंसी के प्रोविजंस का मिसयूज़ करना, जैसा कि हमने इंदिरा गांधी के हाथों होते हुए देखा। अब ये जो रिफॉर्म्स थे ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं। अब जनता पार्टी कोलैप्स हो जाती है। समय के साथ जनता पार्टी का विघटन हो गया। क्यों हुआ? देखिए, जनता पार्टी जो थी वो यूनाइटेड थी अगेंस्ट कांग्रेस, लेकिन वो आइडियोलॉजी या लीडरशिप के ऊपर यूनाइटेड नहीं थी। उनका एक ही गोल था कि यहाँ पे हम कांग्रेस को हराएंगे, लेकिन अपनी अलग अलग विचारधाराएं भी थी और वहाँ पे इनकी सहमति नहीं थी। कुछ फार्मर लीडर्स थे, वो सिर्फ फार्मर्स की बात करते थे। कुछ फॉर्मर कांग्रेस लीडर्स थे, कुछ जनसंघ के लीडर्स थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। कुछ फ्री मार्केट को सपोर्ट करते थे, कुछ सोशलिस्ट थे। तो कई ऐसे मुद्दे बने जिनके ऊपर इनके विरोधाभास होने लगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली यहाँ पे जनता पार्टी जो है उसका कोलैप्स हो जाता है। इनके अलग अलग विज़न थे भारत की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए और पॉलिटिक्स के लिए, और इन्हीं अलग अलग विजन्स के ऊपर इनके विरोधाभास हुए। लीडरशिप में काफ़ी राइवलरीज आ गई। अब ऐसे कई सीनियर लीडर्स थे जो कि बेस्ट सूटेड थे प्राइम मिनिस्टर के लिए।
मोरारजी देसाई जी जो कि ऑब्वियसली प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके साथ साथ जगजीवन राम जी, चरण सिंह जी भी। तो अब जो इनके सपोर्टर्स थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे विरोधाभास प्रकट किया। ये जो राइवलरीज थी इन्होंने गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को काफ़ी वीक किया। और फिर ड्यूल मेंबरशिप कंट्रोवर्सी आई। एक बिगेस्ट जो इंटरनल डिस्प्यूट था वो ये था कि जो फॉर्मर मेंबर थे भारतीय जनसंघ के, उनमें से काफ़ी लोगों के लिंक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के साथ भी थे। तो कुछ जनता पार्टी के लीडर्स ये आर्ग्यू करते थे कि साइमल्टेनियसली आप जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के मेंबर नहीं हो सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये थी कि जो जनता पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जो आरएसएस है वो एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विंग नहीं है। तो इसलिए जो फॉर्मर जनसंघ मेंबर्स थे वो इस बात के लिए डिसएग्री हो गए, और ये जो डिस्प्यूट था ये मेजर रीज़न बना था ब्रेकअप का। और इंटरनल ट्रस्ट भी समय के साथ ख़त्म हो गया। समय के साथ कुछ इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स भी बढ़ती गई, कोऑर्डिनेशन वीक होगी, मिनिस्टर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लग पड़े, पब्लिक कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया या डिक्लाइन हो गया। फिर 1979 आता है जहाँ पे चरण सिंह जी ने मोरारजी देसाई से अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। इसके बाद मोरारजी देसाई जी ने रिज़ाइन कर दिया। चरण सिंह ब्रीफली प्राइम मिनिस्टर बने आउटसाइड सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस। तो यहाँ कांग्रेस ने चरण सिंह जी को सपोर्ट किया और वो कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने से पहले ही कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। इसके बाद चरण सिंह जी ने रिज़ाइन कर लिया और फ्रेश इलेक्शंस यहाँ पे हुए। 1980 के इलेक्शन होते हैं। इंदिरा गांधी दोबारा डिसाइसिव विक्ट्री के साथ पावर में आ जाती है। जनता पार्टी को काफ़ी मेजर डिफीट मिलती है और ये जो एक्सपेरिमेंट था यूनाइटेड एंटी कांग्रेस कोलिशन का, ये भी कोलैप्स हो जाता है। और यहीं से फिर जन्म होता है भारतीय जनता पार्टी का। स्प्लिट के बाद कई ऐसे जनसंघ लीडर्स थे जिन्होंने जनता पार्टी को छोड़ दिया और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन होता है, गठन होता है। जनता पार्टी के ब्रेकअप इनडायरेक्टली जो था, जिसने कई भारत की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्रिएशन में अपना योगदान दिया। इसमें कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है आरजेडी, वो भी आती है। यहाँ पे जो नीतीश कुमार यादव की पार्टी है वो भी आती है, और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं इसी का जनता पार्टी के टूटने के बाद से बनी। पॉलिटिकल एनालिसिस अगर हम करें तो जनता पार्टी जो है वो दो इम्पॉर्टेंट ट्रूथ जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करती है। पॉजिटिव लेसन इससे ये है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल क्राइसिस में भी सर्वाइव कर सकती है। वोटर्स पीसफुली सरकारों को बदल सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे परमानेंटली इनविंसिबल नहीं है। नेगेटिव लेसन ये है कि इलेक्शन को जीतना इजी है, लेकिन गवर्नेंस करना मिल के, ये जो कोलिशन की बातें होती है ना, ये काफ़ी मुश्किल है। कोलिशन जो है वहाँ पे शेयर्ड विज़न, डिसिप्लिन और कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, और 4-5 पार्टियों का एक कॉमन ओपोनेंट होना ये इनफ नहीं है सरकार को सस्टेन करने के लिए। यह है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो वीडियोज़ मैंने बताई हैं उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी बाकी प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी करंट अफेयर और प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। बाकी जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और मज़ेदार अलग जीके वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।